अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? चलें, ठीक हो गया। असल में मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सका था, लाइव इंटरेक्शन नहीं कर सका क्लास के अंदर पिछले ना कुछ दिनों से। असल में हमारी ड्यूटीज चल रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और महकमा लेबर के इश्तराक से, ब्रेक वर्कर्स की फ्री मेडिकल टेस्ट और स्क्रीनिंग के। तो वहाँ पे फिर ड्यूटी होती है, और वापस आते आते क्लास का टाइम जो है वो गुजर चुका होता है। तो दोबारा फिर क्लास के लिए बुलाना भी वो फिर मुनासिब नहीं लगता, इसलिए फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग्स देता रहा हूँ जनरल साइंस की। 4 लेक्चर्स मैंने आपसे शेयर किए थे। साथ में आप लोगों से टेस्ट भी शेयर किया था, बाकी भी चीज़ें जो थी वो साथ साथ, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो पीडीएफ्स थी, जो नोट्स वगैरह थे, वो मैं शेयर करता रहा हूँ एज पर रूटीन। लेकिन कमी थी लाइव इंटरेक्शन की। और अभी मैंने आज 2 क्लासें हम करेंगे मिलके इंशाल्लाह। तो पहला ये जो क्लास है, जो अभी हमारा टाइम चल रहा है, इसमें एक तो आप लोग जो हमने अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर किए हैं उनके बारे में, और जो हमने कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा उसके बारे में, जो पास पेपर्स मैंने आपको असाइन किए थे उसके बारे में, ठीक है, 2023 के किए थे, फिर 22 का मैंने आपको सॉल्व दिया था उसके बारे में, करंट अफेयर्स मैंने आपसे शेयर किए थे उनके बारे में, और जो इस्लामियात के लेक्चर्स हुए हैं उनके बारे में। इसके बारे में जो भी आप लोगों का कोई भी जो है वो सवाल हो तो वो आप पूछ लें। दूसरी चीज़, ईडीएस में मुझे पता है कि हमने जो है ना वो 4 लेक्चर्स में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ पढ़ी है, और वो सारा डेटा भी मेरे पास जो है ना वो मौजूद है। तो आप किसी भी लेक्चर जो आपने सुने हैं उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो पूछ लें, मैं उस डॉक्यूमेंट में से जाके आपको जो है ना वो चीज़ क्लियर करा दूंगा अभी, ठीक है। और फिर आगे हम चलेंगे ईडीएस को करके, फिर हम आगे जो है वो चले जाएंगे अपना पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के ऊपर। तो ये आज की 2 क्लासेस का हमारा जो है ना वो टास्क है जो हमने करना है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चनिंग कर लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर वेट करता जाऊंगा, और आप लोग जो है ना वो चैट में या हैंड रेस करके माइक में कोई किसी भी तरीके से जो है ना वो क्वेश्चनिंग करते जाएं। जी इरफान बोलें। सर, ये जो हमारे वो होते हैं कंप्यूटर के, तो जी जी। इसके लिए वो तहसीलदार के लिए जो फाइल्स हैं वही सफिशिएंट है जो आपने ग्रुप में इंशाल्लाह, सेंड की थी। इंशाल्लाह सफिशेंट है। उसमें मैंने आपसे एग्जाम डेटा शेयर किया था, पाक एमसीक्यू शेयर किया था, और एक जो है ना वो जो कलेक्शन थी उसमें डॉन एमसीक्यूज एक वेबसाइट है उसकी भी कलेक्शन थी। और साथ में हमने शेयर किए थे शॉर्टकट कीज, ठीक है, वर्ड ऑफिस के सारा हमने उसकी जो टैब्स थी वो कवर की थी, और बाकी जो चीज़ें थी ना वो सारी हमने कवर की थी। हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें, वो मैंने आपको एक फाइल हिस्ट्री वाली भी शेयर की थी। तो ये सारी इंशाल्लाह जो है ना किसी भी पेपर में जिसमें कंप्यूटर जो है वो 30% होगा या उससे कम होगा, तो सब में आप ये इंशाल्लाह काफ़ी होंगी आपको। जी जी, पूछ लें, नुमान कर लें। हम्म। आवाज़ का मसला किसी और को भी है, या सिर्फ आपको ही है? नहीं, मतलब किसी और को भी आवाज़ का इशू है?
नहीं, मैनेजर औकाफ के सिलेबस में तो औकाफ का नहीं लिखा हुआ। जो इनिशियल टेस्ट होता है ना, उसमें डिपार्टमेंट के एमसीक्यू नहीं आते वन पेपर के अंदर। डिपार्टमेंटल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएगा। और रम सर एक और बात, जी जी ये जो क्लबिंग एग्जाम है, जी ये जी। इस पेपर का क्या क्या सीन होता है, ये क्या चीज है क्लबिंग एग्जाम्स? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। नए जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको क्लबिंग का नहीं पता होता। मुझे खुद भी टू बी ऑनेस्ट पिछले साल को ही नहीं था पता जब मैं टेस्ट दे रहा था। इसमें ये होता है क्लबिंग में कि जो सेम पेपर है ना, सेम सिलेबस वाले जो पेपर हैं, लाइक मैनेजर औकाफ हो गया, असिस्टेंट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब का सिलेबस एक होता है, ठीक है। तो इनको ना वो एक ही पेपर लेके इन तमाम सीटों के ऊपर जो है ना, वो कैंडिडेट्स जो एप्लीकेंट होते हैं उनसे टेस्ट ले लेते हैं। एक ही सेम पेपर बना के ना तमाम सीटों के जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनसे वो टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, सेम डे के ऊपर। और अब इसमें होता ये है, जब आप टेस्ट दे लेते हैं तो टेस्ट देने के बाद आपके नंबर आ गए, लेट्स सपोज 78 आ गए आपके नंबर। तो वही 78 नंबर जो है ना, वो आपकी सारी सीटों के ऊपर उन 78 नंबर से जो है वो मेरिट बनेगा, ठीक है। मेरिट अलग अलग बनेगा, नंबर सेम होंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होती है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है ना, तो आपकी अगर 4 सीटें क्लबिंग में हैं, 5 हैं डिफरेंट केसेस, 5 क्लबिंग में हैं, 6 हैं, 7, जितने भी क्लब केसेस हैं, आपका सब में मेरिट बन जाएगा। आपका सब में मेरिट बन गया, आपको इकट्ठे जो है ना वो 5 6 7 4 5 जो है ना वो इंटरव्यू के मौके मिल गए, ठीक है। फिर जब आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो फिर वही सेम नंबर, आपने अगर अच्छे नंबर लिए हुए हैं तो वही अच्छे नंबर जो है ना आपके जब इंटरव्यू में जाके लगते हैं, सामने आते हैं, तो उसका इंटरव्यू में भी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और आपकी जो रिकमेंडेशन के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और अल्टीमेटली जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनके 4 4 5 5 रिकमेंडेशंस भी हो जाती हैं, ठीक है। बिकॉज वो इंटरव्यू में भी एडवांटेज मिल रहा होता है, अच्छे नंबर आए हुए होते हैं, और सारी चीज़ें डिपेंड, सारी बात जो है ना वो आपकी अच्छी तैयारी पे है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन एड्रेस कर लूँ, रमशा हबीब, आप लोगों ने ना बैच 7 में ज्वाइन किया है, तो आप लोगों ने से सारे सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने हैं। ये जो बच्चे आपके साथ अभी यहाँ पे मौजूद हैं ना, पार्टिसिपेंट्स, इनमें से कुछ अपने आखिरी महीने के अंदर हैं, यानी कि इनका 3rd मंथ ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है, कुछ का जो है वो 2nd मंथ ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है, आपका 1st मंथ ऑफ प्रिपरेशन है। आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो दोबारा पढ़ने हैं जो इन लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। उसी पैटर्न पे आपने दोबारा 10 के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आप ने परेशान नहीं होना। इस महीने जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, अगले महीने डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, उससे अगले महीने डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, तो सारे जो है वो कवर हो जाएंगे आपके। आपने सिर्फ आज से अपनी तैयारी शुरू करनी है, जो आज से चीज़ें शेयर होंगी ना वो आपने पढ़नी शुरू कर देंगे। तहसीलदार का मेरिट अब देखें, 4 पेपर हैं, तो उन्होंने जो पासिंग रखी हुई है वो उन्होंने 200 रखी हुई है, ठीक है, और फिर 200 नंबर का इंटरव्यू है। तो इसमें जिन लोगों के मेरे ख्याल में सारा मिला मिलू के जिनके होंगे ना तकरीबन 425 100 तक, ठीक है। मतलब 400 हैं टोटल सब्जेक्टिव जो पेपर हैं आपके, 400 नंबर वो हैं, और फिर आपका इंटरव्यू है। तो ये तकरीबन आपको ना 600 नंबर्स में से 400 तक, 425 तक जिनके होंगे वो इंशाल्लाह आ जाएंगे मेरिट में, क्योंकि एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं और सीटें कम हैं। टेस्ट कहीं जनवरी में ही होगा। अभी तो दिसंबर में होता तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी लेवल इसमें ज़्यादा होता है, बिकॉज अब देखें ना, मैंने एक क्लबिंग दिया था, उसमें लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर वाली सीट क्लब हुई थी असिस्टेंट की सीटों के साथ। अब लेबर ऑफिसर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सीट है, उसका एक अपना प्रोटोकॉल और अपनी जो है वो एक उसकी इम्पोर्टेंस है। और असिस्टेंट की सीट क्या है, वो एक हेड क्लर्क की आप समझ लें। तो फिर जब ये इस तरह की सीटें होती है ना जिनकी इम्पोर्टेंस एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होती है, एक हाई इम्पोर्टेंस की सीट है, एक जो है वो आम सी सीट है, फिर वो टेस्ट भी थोड़ा सा जो है ना वो टफ ही बनाते हैं, ताकि जिस बंदे ने जाके आगे लगना है फील्ड के अंदर या डिस्ट्रिक्ट लेवल की सीट पे जाना है, वो कम से कम उस लेवल का होना चाहिए वो बंदा। अच्छा, आप लोग ना सारे एक जनरल सवालात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि साइंस की चीज़ें आपकी क्लियर हैं, और इस्लामियात में
आ रहा था इशू आप लोगों को कि लेक्चर्स जो हैं वो एंड हो गए हैं, इस्लामियात का जो चीज़ें थी ना, जो सर ने आपसे आपसे आपको पढ़ाई हैं, वो सिलेबस इस्लामियात का कवर हो गया है। जो हमने डिस्क्रिप्टिव वे में सिलेबस सिलेबस कवर करना था, जिसके ऊपर लेक्चर्स होने थे, ठीक है, उसमें अरब बिफोर इस्लाम, ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, ठीक है, उसमें फिर अज़वाज मुतहरात, ठीक है, वो सारे जो वाक़यात थे हिजरत से पहले के, मक्की ज़िंदगी के, फिर मदनी ज़िंदगी के, वो सारी चीज़ें गज़वात हो गई, ठीक है। फिर जो खिलाफतें थी, खिलाफत राशिदा, फिर उसके बाद अमवी खिलाफत, ठीक है, फिर उसके बाद ओटोमन एम्पायर तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके बाद जो है वो क्या नाम है अपना, इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम, और ये सारी चीज़ें वो जो हमने, जिसके ऊपर एक समझ लें कि डिस्क्रिप्टिव लेक्चर हो सकता था, वो चीज़ें हो गई। अब जो चीज़ें एमसीक्यूज के फॉर्म में आपने पढ़नी है ना, वो मैं आपसे शेयर की हैं फाइल्स। उसमें एक फाइल है इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक ई बुक, ठीक है, इस्लामिक ई बुक के नाम से एक फाइल है, मैं बल्कि आपसे दिखा भी दूंगा। उसमें ना सारे एमसीक्यूज की कलेक्शंस हैं जो पीपीएससी के पास पेपर्स में आई हुई हैं, ठीक है। एमसीक्यू लिखा हुआ, आगे सवाल का जवाब लिखा हुआ है। एक तो वो फाइल आपने कवर करनी है एमसीक्यूज के हवाले से, और एक इस्लामिक स्टडीज की एमसीक्यूज कलेक्शन पाक mcqs.com की वेबसाइट से आपसे शेयर की थी, वो आपने कवर करनी है, ठीक है। ये दो टास्क जो है ना, ये आपके एंड पे हैं, बिकॉज ये एमसीक्यूज आपने पढ़ने हैं, तो आपको पता लगेगा इनके ऊपर लेक्चर इस तरह डिलीवर नहीं हो सकता। उसमें फिर ये जो दोनों फाइल्स हैं, इसमें आपके इस्लामियात के अंदर जो कुरान पाक से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनके जो एमसीक्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे, अहादीस के जो एमसीक्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज पूरी इस्लामिक स्टडी के अंदर है ना मौजूद, वो सारे आपसे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इन दो फाइल्स को आपने लाजमी कवर करना है। ये मैं वो आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको शॉर्ट टर्म तैयारी के साथ ज़्यादा फवायद देंगी, ठीक है। साथ में आपने अपने लेक्चर मटेरियल को भी कवर करना होता है। ठीक है जी, इस्लामियात के तरीकाकार समझ आया है? ठीक हो गया। अभी हम पोस्ट पार्टीशन पाक स्टडी की तरफ चलते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, अभी आज ही जो हमारी नेक्स्ट होगी ना आपस में इंटरेक्शन लाइव ही, उसमें फिर हम जो ईडीएस को थोड़ा सी चीज़ें रहती हैं ना, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। मेरा दिल है कि हम दोनों चीज़ें जो है ना वो साथ साथ शुरू कर लें, ताकि प्रोसेस जो है ना वो आगे चलता रहे, ठीक है जी। मैं भेज देता हूँ, अगेन सेंड कर देता हूँ इस्लामियात की ना फाइल्स, अगेन मैं सेंड कर देता हूँ। चलें जी, ये है हमारी पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नोट्स। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया जब दोनों आज़ाद हुए थे ना, तो उस वक्त आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना वो यहाँ पे लागू था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तरमीम कुछ करके ना उसको इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे लागू करने का फैसला किया गया, ठीक है। ये डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है ना वो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे लागू किया जाए, और ये दोनों ममालिक फिर अपना जो है वो आइन बना लें, और आइन बनाने के लिए आइन साज असम्बलियाँ जो हैं वो तख्लीक की गई, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया में भी बनी और पाकिस्तान में भी बनी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब होता है ऐसी असेंबली जिसने आइन बनाना है, आइन साजी जिनका काम है। तो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इट वाज नोटिफाइड ऑन 26 जुलाई 1947। ये अब आपने डेट याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 26 जुलाई 1947 को ये नोटिफाई हुई थी एंड नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। अब उस वक्त इलेक्शन 1946 वाले जो थे ना, उन्हीं इलेक्शंस की को देख के, उन्हीं इलेक्शन में जो मेंबरान इलेक्ट हुए थे, उन्हीं में से ये मेंबर जो हैं वो सिलेक्ट किए गए थे। पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए थे। जो पाकिस्तान के जो इलाके थे, उनके जो मेंबरान थे उनको इसमें शामिल किया गया था इस असेंबली के अंदर, ठीक है। इसके इनिशियली जो है वो 69 मेंबर्स रखे गए थे, और इसमें एक जो है वो फीमेल मेंबर थी। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। शाइस्ता इकरामुल्लाह नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। और फिर बाद में मेंबरशिप इंक्रीज की गई थी और 79 लोग इसमें शामिल थे। अगर आए ना एमसीक्यूज के अंदर, तो वहाँ पे यूजली 79 का ऑप्शन ही होता है, ठीक है। बिकॉज जब असेंबली जो है वो उसने जब हलफ उठाया तो उस वक्त 79 लोग ही थे, ठीक है, और फिर आगे 79 ही चले। और 79 के अंदर दो जो है वो फीमेल अराकीन थी। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह पहले शामिल थी, फिर जहान आरा शाहनवाज को भी शामिल किया गया, ठीक है। और इस असेंबली का जो पहला सेशन था, इट वाज कंडक्टेड ऑन 10 अगस्त 1947 एट सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची, ठीक है। यहाँ पे ये सेशन हुआ था इसका। और इसका जो पहला सेशन था, इसके दूसरे दिन 11 अगस्त 1947 को कायदे आजम को इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, ठीक है, 11 अगस्त 1947 को। इसी तरह डिप्टी प्रेसिडेंट इस असेंबली के थे मौलवी तमीजुद्दीन, ठीक है। ये स्पीकर भी थे और डिप्टी प्रेसिडेंट भी थे। और इसी तरह ये जो 11 अगस्त की डेट है, ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि इस दिन हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो अप्रूव किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने, ठीक है। 11 अगस्त 1947 नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय अमीरुद्दीन कदवाई एंड अप्रूव्ड बाय पीएम लियाकत अली खान, ठीक है। ये भी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती है। फिर 12 अगस्त 1947 को रेजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड टू ऑफिशियली एड्रेस जिन्ना एज कायद आजम। मोहम्मद अली जिन्ना को ऑफिशियली जो है वो कायद आजम का टाइटल दिया गया। और ये टाइटल, इसके बारे में एक और एमसीक्यू आता है कि दिस टाइटल वाज इनिशियली गिवन बाय मौलाना मजरुद्दीन शहीद इन 1938, ठीक है। ये पास पेपर्स की एसोसिएशंस बनी हुई हैं, ठीक है। तो अगर ये एमसीक्यू आया तो उसके साथ ये वाली चीज़ भी सर्च करके यहाँ पे मैंने जो है वो लिख दी है, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। फिर 12 अगस्त 1947 को अ कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये इस कमेटी का नाम है कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान। ये बनी थी 12 अगस्त 1947 को। फिर 15 अगस्त 1947 कायद आजम बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायद आजम के जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंट बैटन बना था, ठीक है। तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में भी याद रखिएगा। और इसी तरह कायद आजम से गवर्नर जनरल का हलफ किसने लिया था, ओथ किसने लिया था? मियां अब्दुल रशीद। ही वाज द देन चीफ जज ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, उसके तहत जो है वो इंडियन फेडरल कोर्ट जो है वो बनाई गई थी, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरल कोर्ट। वो फिर जब पाकिस्तान बना तो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन गई, और उसके जो जज थे वो मियां अब्दुल रशीद थे, ठीक है। ये एक एमसीक्यू आता भी है कंफ्यूजिंग सा, कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जज ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें आपने मियां अब्दुल रशीद लगाना है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें आपने लगाना है जस्टिस मुनीर का, ठीक है। बिकॉज जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने फिर जो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किया गया। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर करके कॉन्सेप्ट आपने आगे चलना है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी 7 मार्च 1949। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेन मेन कारनामे और जो इवेंट्स थे वो हम कर रहे हैं। 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे करारदाद मकासद आप सब ने पढ़ी होगी, इट वाज प्रेजेंटेड बिफोर द असेंबली बाय प्राइम मिनिस्टर। और 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड, ठीक है। ये 12 मार्च 1949 को ये अप्रूव हुई थी। यहाँ पे एक चीज ऐड करनी है, मुझे अभी याद आई है। एक जो है वो मुस्लिम मेंबर थे, उनका नाम था मियां इफ्तिखार, मियां इफ्तिखारुद्दीन। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मुखालफत की थी।
बाकी तमाम मुस्लिम इमरान ने इसकी हमायत की थी, मियां इफ्तिखारुद्दीन ने इसकी मुखालफत की थी। और जो थे ना मियां इफ्तिखारुद्दीन, ठीक है, मियां इफ्तिखारुद्दीन, ये भी आता है एमसीक्यू, वाज दी ओनली मुस्लिम मेंबर्स हु अपोज्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक हो गया जी, ये चीज आ गई। और इसका जो फ्रंट था उसमें क्या लिखा हुआ था, ये भी एक पास पेपर में आया हुआ था, हाकिमियत अल्लाह की होगी। ठीक है, इसका जो क्रक्स है वो क्या है, हाकिमियत अल्लाह की होगी। ठीक है। और इसी तरह फिर 12 मार्च 1949 को एक 24 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई गई थी। इसकी डेट भी आती है पेपर के अंदर कि बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी कब बनी थी। 24 मेंबरान थे इसके, 12 मार्च 1949 को बनी थी। और इट वाज क्रिएटेड बाय ख्वाजा नाजिमुद्दीन हु वाज द देन गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। ठीक है। और इसके हेड कौन थे, मौलवी तमीजुद्दीन। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इसके जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे। ये सारी बातें आपने याद रखनी है इसके बारे में। और फिर 28 सितंबर 1950 को बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने अपनी पहली इंटरिम रिपोर्ट दी थी। ठीक है। ये इंटरिम रिपोर्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने वैसे अपने लिए की थी। आप लोगों को पीपीएससी के पर्सपेक्टिव में ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं आई। ठीक है। ये लोग मैंने अपने लिए चीजें जो है वो लिख ली थी अपने पढ़ने के लिए। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी वैसे पीपीएससी के हवाले से इसकी जरूरत नहीं है। ये जो इनकी पहली इंटरिम रिपोर्ट थी इसके ऊपर एतराजात आ गए। ठीक है, इसके ऊपर लोगों के जो है वो ग्रीवियंसेस थे, इसको अप्रूव नहीं किया गया। फिर एक न्यू कमेटी बनाई गई थी इन जुलाई 1952 अंडर सरदार अब्दुल रब निश्तर। एक मिनट रुकिएगा, जरा कॉल आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है जी कॉल, ओ सॉरी आवाज, मैं बीच में खुद आवाज बंद की थी, कॉल आ गई थी एक। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि जो पहली रिपोर्ट थी ना बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की, इसको रिजेक्ट किया गया मेम्बरान की तरफ से। और फिर एक न्यू कमेटी बनाई गई इन जुलाई 1952 अंडर सरदार अब्दुल रब निश्तर। ठीक है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान असैसिनेट हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कब शहीद किया गया था, 16 अक्टूबर 1951 को। ठीक है। रावलपिंडी के कंपनी बाग में आपको शहीद किया गया था। और फिर इस कंपनी बाग का नाम बदल के जो है वो लियाकत बाग रख दिया गया। इनके कातलों का तो पता नहीं चला, लेकिन हमने बाग का जो है वो नाम तब्दील कर दिया। इसी लियाकत बाग में फिर 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की भी जो है वो असैसिनेशन हुई थी। ठीक है, उनको भी यहीं पे कत्ल किया गया था। अच्छा जी, उसके बाद ये है, आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है, ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑन 7 अक्टूबर 1951। और जो गुलाम मोहम्मद थे गवर्नर, ये गवर्नर जनरल बन गए
पहले ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है वो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। कायद आजम की डेथ के बाद ये गवर्नर जनरल बने थे। हमारे 4 गवर्नर जनरल आए हैं पाकिस्तान की तारीख में। पहले कायद आजम, दूसरे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ठीक है। ख्वाजा नाजिमुद्दीन फिर जो है वो लियाकत अली खान की डेथ के बाद, उनकी शहादत के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए। और गुलाम मोहम्मद जो है वो गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। और फिर चौथे और आखिरी जो गवर्नर जनरल हैं वो है सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा इज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये चीजें भी आपने साथ में याद करनी है, ठीक है। समझ आ गई जी यहाँ तक। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट कैबिनेट थी, इसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं और उनके जो पोर्टफोलियोज हैं ये भी आपने याद करने हैं। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान टुक ओथ ऑन 15 अगस्त 1947। इट इंक्लूडेड द फॉलोइंग मेंबर्स। इसके अंदर मेम्बरान कौन कौन से थे? लियाकत अली खान, इनके पास पोर्टफोलियो था, फॉरेन अफेयर्स का भी इन्होंने रखा, डिफेंस का भी इन्होंने रखा, और ये प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार होता है कि वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज डायरेक्ट अपने जो है वो जेर निगरानी रख सकता है, ठीक है। तो आई ए चंद्रेकर, ही वाज द मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड वर्क्स, ठीक है। ये 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी ये शामिल थे। लियाकत अली खान भी, आई ए चंद्रेकर भी, ठीक है। सरदार अब्दुल रब निश्तर, ही वाज मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, मवासलात के वजीर थे ये। राजा गजनफर अली, ही वाज मिनिस्टर फॉर फूड एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, ठीक है, राजा गजनफर अली। लेकिन फिर दिसंबर में ही वाज शिफ्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इवैक्यूई एंड रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन, ठीक है। इनको फिर जो है वो रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन का कलमदान दिया गया था। जोगिंदर नाथ मंडल, ये भी 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल थे। ही वाज मिनिस्टर फॉर लेबर एंड लॉ, ठीक है। और गुलाम मोहम्मद, ठीक है, ही वाज मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। ये आपने याद रखना है, पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? गुलाम मोहम्मद, ठीक है। और फजलुर रहमान, ही वाज मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। इनका भी आपने याद रखना है, पाकिस्तान के पहले वजीर दाखिला कौन थे? फजलुर रहमान। ये अभी वाला फजलुर रहमान नहीं है, ये और थे, ठीक है। और इसी तरह फिर दिसंबर में कैबिनेट में रीशफलिंग हुई थी। इन दिसंबर मोहम्मद जफरुल्लाह खान वाज इंडक्टेड एज मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो पाकिस्तान के जो पहले मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं वो हैं सर जफरुल्लाह खान, ठीक है। एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। एंड अब्दुल सत्तार पीरजादा वाज गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। राजा गजनफर अली's मिनिस्ट्री वाज चेंज्ड एंड ही वाज मेड इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इवैक्यूई एंड रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन, ठीक है। ये उनको ये चार्ज दिए गए थे। इसके अलावा जो गवर्नर्स थे ये भी आपने याद रखने हैं, जो पहले पहले बार आए, ठीक है। कायद आजम ने ज्यादातर जो है वो ब्रिटिश जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे, उनको ही जो है यहाँ पे रिटेन किया था। सर फ्रेडरिक बॉन वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल। इसी तरह सर फ्रांसिस मूडी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब, ठीक है। सर जॉर्ज क्यूनिंगहैम वाज द गवर्नर ऑफ NWFP एंड सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह वाज द गवर्नर ऑफ सिंध, ठीक है। सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह वाज ओनली लोकल गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के सारे सूबे में से सिर्फ एक गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जो है वो मुस्लिम गवर्नर थे, बाकी सारे जो पहले पहले गवर्नर थे वो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। जबकि बलूचिस्तान को उस वक्त गवर्नर जनरल खुद कंट्रोल करता था, ठीक है। वाइल बलूचिस्तान डिड नॉट हैव अ गवर्नर एज इट वाज गवर्नर जनरल प्रोविंस, ठीक है। बलूचिस्तान को अलग सूबे का दर्जा मिला था 1970 में, ठीक है। ऑल चीफ्स ऑफ आर्म फोर्सेस वर ब्रिटिश एज वेल। ये नाम भी आपने याद रखने हैं, नए बच्चों के लिए ये नाम बिल्कुल नए होंगे, तो इनको याद करने में आपको काफी जो है ना वो दिक्कत उठानी पड़ेगी। जनरल फ्रैंक मिजरवी, ही वाज चीफ ऑफ रॉयल पाकिस्तान आर्मी। ये आर्मी के पहले हमारे जो है वो कमांडर इन चीफ थे। एयर वाइस मार्शल एलन पेरी कीन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने पेरी कीन लिखा हुआ है, एलन पेरी कीन इनका पूरा नाम है। ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स के थे। एडमिरल विल्फ्रेड जेफर्ड, ठीक है। इनका पूरा नाम है वैसे एडमिरल विल्फ्रेड, एडवर्ड जेम्स विल्फ्रेड जेफर्ड, ठीक है। तो आप सिर्फ विल्फ्रेड जेफर्ड कर लें या सिर्फ जेफर्ड ही याद कर लें, MCQ में चल जाएगा। ही वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ रॉयल पाकिस्तान नेवी। फिर अब इसमें आपने ना वो भी याद करने हैं जो फर्स्ट मुस्लिम थे, ठीक है। तो आपने आर्मी का फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ अयूब खान, नेवी के फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ मोहम्मद सिद्दीक, ठीक है। और एयरफोर्स के फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ असगर खान, ठीक है। बड़ा मशहूर नाम है एयर मार्शल असगर खान, ठीक है। तो ये वो नाम है पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो आपको लाजमी आने चाहिए। उसके बाद जी
आ गया द फाइनेंशियल एडवाइजर टू गवर्नर जनरल आर्कीबाल्ड रोलैंड वाज आल्सो अ ब्रिटिश, ठीक है, ही वाज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू गवर्नर जनरल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गए जी हमारे पास फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड इन 1954 बाय पीएम मोहम्मद अली बोगरा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इसने अपना जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रेजेंट किया 1954 में, मोहम्मद अली बोगरा ने प्रेजेंट किया। लेकिन इसमें रौला ये था कि मोहम्मद अली बोगरा ने ये सजेस्ट किया था कि गवर्नर जनरल जो है उसके पास असेंबली को तोड़ने का और असेंबली के मामलात में जो इंटरफेयर का जो इख्तियार है उसको ख़त्म किया जाए। एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत लेके आया जाए और एक फेडरल हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। गवर्नर जनरल को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने 24 अक्टूबर 1954 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है जी। तो इसके ऊपर फिर एक कॉन्स्पिरेसी, एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसको हम कहते हैं मौलवी तमीजुद्दीन केस। ठीक है, मौलवी तमीजुद्दीन केस पढ़ा दूं या इनफ है यहाँ तक? वैसे 8 मिनट में आराम से कवर हो जाएगा मौलवी तमीजुद्दीन केस। ठीक हो गया जी। अच्छा, हुआ ये कि 1954 में जब मोहम्मद अली बोगरा ने ये जो है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट दिया तो उसमें ये था कि गवर्नर जनरल के पास ये पावर्स थी कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सके, जिस तरह बाद के प्रेसिडेंट के पास होती थी। परवेज मुशर्रफ ने भी किया, ज़िया ने भी किया, ठीक है, ये जो उनके पास होता था। तो ये इस चीज को जो है उसने खत्म करने की उसमें जो है वो तजवीज दी थी। गवर्नर जनरल ने उस आइन को मंजूर होने से पहले ही असेंबली को डिसॉल्व कर दिया ताकि असेंबली वो आइन मंजूर ना कर सके और मेरी पावर्स बरकरार रहें। ये वाकया हुआ 24 अक्टूबर 1954, डेट आपने याद रखनी है। इसके ऊपर इस डिसॉल्व के फैसले के खिलाफ गवर्नर जनरल ने जो असेंबली डिसॉल्व की उसके खिलाफ मौलवी तमीजुद्दीन जो उस वक्त के स्पीकर थे असेंबली के, ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, ठीक है, कायद आजम के बाद वो थे। तो ये अदालत चले गए, ठीक है। अदालत जब ये गए तो सबसे पहले इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रिव्यू किया क्योंकि हमारा उस वक्त कैपिटल कराची होता था। अब भी जैसे आप देखते हैं इस्लामाबाद का कोई मामला हो तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ये पहले सिंध हाई कोर्ट गए, वहां पे सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला दिया कि गवर्नर जनरल के पास ये उसने जो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है असेंबली को डिसॉल्व करने का, ये उसने गैर आईनी काम किया है। ठीक है, यानी कि एक वो भी देखनी होती है ना कि आपका कोई भी आप इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपका इंटेंट क्या है, आपने गुड फेथ में किया है या आपने अपने आप को फायदा देने के लिए किया। तो सिंध हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी कि ये इसने गलत काम किया है और इसको रिवर्स किया जाए, असेंबली को बहाल किया जाए। इसके अगेंस्ट जो उस वक्त की गवर्नर जनरल था गुलाम मोहम्मद, ही वेंट इनटू द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया जो उस वक्त फेडरल कोर्ट थी। वहां पे चीफ जस्टिस थे जस्टिस मुनीर, ही गेव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ गवर्नर जनरल ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का लफ्ज आपने याद रखना है। ये सवाल आता है कि हु इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाज यूज्ड इन विच केस, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए मौलवी तमीजुद्दीन केस में जस्टिस मुनीर ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से मुराद तो ये है कि आज जो चीज़ गैर कानूनी है, अमल गैर कानूनी है लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है, इसकी ज़रूरत है, तो ज़रूरत के तहत गैर कानूनी काम भी आप कर लो, खैर है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है। तो इसके बाद से फिर पाकिस्तान की जमहूरियत का जो हाल हुआ वो फिर आपके सामने ही है। ये सारा था जी मौलवी तमीजुद्दीन केस, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट पेस्ट की हुई है। ये जो पहले 7 वजीर आजम थे ना पाकिस्तान के 1947 से लेके 1958 तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके नाम और टेन्योर्स, इनके टेन्योर्स और नाम आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है, बिकॉज प्रोमिनेंट फिगर्स हैं तो इनके बारे में आता है। इसमें एक ये आता है कि जब 1956 का आइन पास हुआ तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और फिर इसमें ये सवाल आता है कि जब हमने गवादर पोर्ट खरीदा तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मलिक फिरोज खान नून। हमने सितंबर 1958 में गवादर पोर्ट जो है ना वो हासिल किया था, हमें बाकायदा तौर पे मिला था। और इसकी जो निगोशिएशंस थी वो सारी की सारी मलिक फिरोज खान नून ने की थी, ठीक है। भलोहाल से ताल्लुक रखते हैं मेरे इलाके से। इसके अलावा जब असेंबली डिसॉल्व हुई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो उस वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? मोहम्मद अली बोगरा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है।
अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और इसमें हैं चीजें। इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी पहली बार रोका था वो अप्रैल 1948 में रोका था, ठीक। जो हमारे दरिया, मशरकी दरिया जो इंडिया से आ रहे हैं ना, उनका पानी इंडिया ने रोका था अप्रैल 1948 में। फिर एक मुआहदा हुआ था, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसके तहत पाकिस्तान ने ये एग्री किया था कि हम जो पानी आ रहा है इंडिया की तरफ से उसके ऊपर इंडिया को पैसे दिया करेंगे सालाना बेसिस पे। ये डिस्प्यूट चलता रहा। फिर 1960 में जाके वर्ल्ड बैंक के तावन से जो सिंध तास माहिदा हुआ, ठीक है, जिसको इंडस बेसिन ट्रीटी कहते हैं, वो हुआ। उसके अंदर फिर ये सेटलमेंट हुई कि तीन दरिया इंडिया को मिल गए, तीन हमें मिल गए। हमें सिंध मिल गया, झेलम मिल गया, ठीक है, चनाब मिल गया। इंडिया के पास रावी, सतलज और ब्यास चले गए, ठीक। ये आगे आएगा सिंतास माहिदा, वहां पे इसकी फर्दर डिटेल्स भी हम करेंगे। तो ये चीज हुई थी अप्रैल 1948 में। इसी तरह एक लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था अप्रैल 8 1950 को, ठीक है। लियाकत अली खान ने इंडिया का दौरा किया था, वहां पे ये लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि दोनों ममालिक अपनी अपनी जो माइनॉरिटीज हैं उनका ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान हिंदू माइनॉरिटी का ख्याल रखेगा, मुसलमान, और इंडिया जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी का ख्याल रखेगा, ठीक है। और इसके अलावा जी, नोट्स यार सारे मैं सेंड कर नहीं देता आपको बिना कहे, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। अच्छा, उसके बाद लियाकत अली खान के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, 3 मिनट हैं अभी। लियाकत अली खान वाज बर्न इन यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, इंडिया। ही ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1923, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और फाइनेंस मिनिस्टर थे ये बने 1946 में। एंड ही गेव अ पीपल फ्रेंडली बजट, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनके बारे में पूछा जाता है। ही विजिटेड यूएसए इन मई 1950, पाकिस्तान के जो पहले पीएम जिन्होंने यूएसए का दौरा किया था, ही वाज लियाकत अली खान 1950 में। इनके बारे में एक और भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनके पेरेंट्स का नाम, वो भी इम्पोर्टेंट है। इनकी इनके वालिद का नाम था नवाब रुस्तम अली खान, ठीक है। और इनकी मदर का नाम था महमूदा बेगम। ठीक हो गया जी। शेयर कर दूंगा मैं ये पीडीएफ आपसे। ठीक है जी, यहाँ तक कमेंट करते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी क्लास का लिंक भेजूंगा जल्दी, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक हो गया, ये मैं नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा। चलें, आज आज नहीं भेजता, फिर कल हम डबल कर लेंगे अपनी क्लास। ठीक हो गया, कल की डबल करेंगे हम। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें